हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देख रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बल अपकर्षण या अभिकर्षण के रूप में, और हम देखेंगे कि बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल के रूपों को देखेंगे जैसे कि संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और हम दाब के बारे में देखेंगे। चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? उसकी चाल होती है। हम जानते हैं चाल यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यही इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आगे देखते हैं। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली यानी गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है, मतलब जो गोलकीपर होता है वो किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को दिशा बदल देता है। आपने ये सब देखा है। क्षेत्र रक्षक यानी जो फील्डर होते हैं वो बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? फिगर 8.1 में ये सब दिखाया गया है, जो कि नीचे फिगर आप देख रहे हैं कि कैसे ये फुटबॉल को रोक रहे हैं। ये हॉकी स्टिक से बॉल को तेज गति दे रहे हैं। ये किस प्रकार से बॉल को रोक रहे हैं? आगे देखते हैं। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तु पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। आइए देखते हैं। बल अपकर्षण या अभिकर्षण है। उठना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 8.1 दी गई है, इसको देख लेते हैं। टेबल 8.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए उदाहरण दिया गया है एक, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है कि मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाने के लिए आप क्या करते हैं? धक्का देते हैं, खींच भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। अब ये अपकर्षण है या अभिकर्षण? ये अपकर्षण भी है और अभिकर्षण भी है। आगे देखते हैं। यानी पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। आगे है दरवाजे को खोलना या बंद करना। यहाँ हम धक्का भी दे सकते हैं और खींच भी सकते हैं, उठाना नहीं कह सकते हैं। तो ये अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों होगा। थर्ड पॉइंट है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। यहाँ पर आप धक्का देना नहीं कह सकते, यहाँ पे खींचना या उठाना कह सकते हैं। ये भी अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों। ये अभिकर्षण नहीं होगा, ये केवल अपकर्षण, यानी आप अपनी तरफ लाएंगे।
आगे है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, मतलब किस प्रकार से वो, यहाँ पे आप देखेंगे फुटबॉल का खिलाड़ी पेनल्टी किक किस प्रकार मारता है, धक्का देता है, ना वो खींचता है ना उठाता है, वो उठा भी सकता है लेकिन धक्का जरूर देता है, तो ये अपकर्षण होगा। इसी प्रकार से आप इस टेबल को भर सकते हैं। आगे दिया गया है, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण यानी धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम कभी कभी किसी चीज़ को धक्का भी दे सकते हैं और खींच भी सकते हैं, और कभी कभी किसी चीज़ को केवल खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते हैं, और कभी कभी किसी चीज़ को धक्का दे सकते हैं, खींच नहीं सकते। ये हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग है, अपकर्षण को धक्का देना दिया गया है, यहाँ पे सही है, को बल कहते हैं। यानी बल का क्या होगा, पुश और पुल, यानी धक्का देना या खींचना दोनों ही क्या कहलाता है, बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करते हैं। पहली कहती हैं, मैंने क्लास 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव यानी अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव अभिकर्षण या धक्का है यानी अपकर्षण है, आप ये अपकर्षण हो जाता है। आगे देखते हैं, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसा कि फिगर 8.2a में आपको नीचे दिखाया गया है कि वो व्यक्ति बस खड़ा है कार के पीछे। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, जैसा कि फिगर 8.2b में दिया गया है, तो अब क्या कार में गति आएगी? हाँ, कार की गति में परिवर्तन अब होगा। आगे देखते हैं, अर्थात वह इस पर बल लगा रहा है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा, वरना वो फिर से रुक जाएगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। आगे है फिगर 8.3, 3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? यहाँ पे 8.3 में आप देख सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। फिगर 8.3a में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देते हुए प्रतीत हो रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जबकि बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार फिगर 8.3c में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं, जैसे कि ऊपर ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। अब देखते हैं बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। एक्टिविटी 8.2 दी गई है, इसको कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सके। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें, जैसा कि फिगर 8.4a में आपको दिखाया गया है। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दो लोग बल लगा रहे हैं और ज़्यादा बल लगा रहे हैं। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले, जैसा कि फिगर आपको बी में दिखाया गया है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए।
यह वस्तु गतिमान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। होगी तब जब किसी एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा और जिस व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल अधिक होगा उसी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में वस्तु की गति होगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? हाँ, जिस तरफ वस्तु खिसकेगी वही व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ज्यादा होगा जिस दिशा में वो बल लगा रहा है। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं, जैसा कि फिगर आपको 8.5 में दिखाया गया है। यहाँ पर आगे है, दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह फिगर 8.3 में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? यहाँ पे देखिए दोनों तरफ खिसक नहीं रहे हैं। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि एक्टिविटी 8.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? तो संदूक को खिसकाना आसान था। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल यानी कुल बल, नेट बल, दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। एक्टिविटी 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा कि जिस व्यक्ति द्वारा कम बल लगाया जा रहा था उस व्यक्ति के विपरीत दिशा, जिस व्यक्ति द्वारा अधिक बल लगाया जा रहा था उसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल की दिशा में वस्तु की गति हो रही थी। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? बिल्कुल, अगर दोनों बल बराबर होंगे। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि उस पर उसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अब देखते हैं, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। एक्टिविटी 8.3 है, रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। जब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए, यहाँ पे इन्होंने कहा अब गेंद को धीरे से धक्का देना है। यहाँ पे देखिए फिगर 8.6 में दिखाया गया था। क्या गेंद में गति आ जाती है? बिल्कुल आएगी। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन हुआ? चाल उसकी बढ़ जाएगी। यह बढ़ती या घटती है? बढ़ेगी। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इससे स्पर्श करेगी हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? बिल्कुल लगाती है। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उसकी चाल धीमी हो जाएगी। क्या यह बढ़ती है या घटती है? घटेगी। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? तो उसकी गति शून्य हो जाएगी। आगे देखते हैं, आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय, यानी जो गोलकीपर होता है गेंद पर बल लगाता है, खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है, मतलब उसको रोक देगा तो गेंद की चाल शून्य हो जाएगी। यह प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा
उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत है तो विपरीत दिशा में लगाए जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। बूझो क्या कहते हैं। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है, जैसा कि आपको फिगर 8.7 में दिखाया गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि धक्का उसकी गति की दिशा में है। आगे देखते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करते हैं कि कुछ और भी परिवर्तित हो सकता है, मतलब उसकी आकृति या आकार। एक्टिविटी 8.4 है। एक गेंद लीजिए तथा इसे एक्टिविटी 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए, जैसा कि फिगर 8.8a में किया गया है। आगे कहते हैं, अब फिगर 8.b में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। यहाँ पे देखिए, एक पैमाने को रख दीजिए, इसके रास्ते में एक पैमाने को रख दीजिए। आगे कहते हैं, क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती है? नहीं, उसकी दिशा बदल जाएगी। इस एक्टिविटी को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए कि वह किस दिशा में परिवर्तित हो रही है। आगे देखते हैं। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा अभी, गति की अवस्था क्या है? किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था कहते हैं। जब वस्तु एकदम शांत होती है, बिल्कुल गति नहीं करती, उसकी चाल तब शून्य मानी जाती है। विराम अवस्था में होती है तो कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। विराम अवस्था में भी गतिशील है, बस इसकी चाल क्या है? शून्य है। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति नहीं करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। आगे देखते हैं। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अभी तक हमने गति में परिवर्तन देखा, अब हम आकृति में परिवर्तन देखेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी 8.5 दी गई है, इसको देख लेते हैं। टेबल 8.2 के कॉलम 1 यानी स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती। टेबल के स्तंभ 2 यानी कॉलम 2 में वे विधियां सुझाई गई हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि कॉलम 3 में इन क्रियाओं का फिगर दिया गया है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को टेबल साड़ी के स्तंभ 4-5 यानी कॉलम 4-5 में जोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं। स्थिति है, एक प्लेट में गुंदा हुआ आटा है और बल कैसे लगाएं? इस पे हाथ से नीचे की ओर दबाने पर बल लगाया जा रहा है। इन्होंने बोला गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। वो ऊपर नीचे हो रही है। आकृति में परिवर्तन हो रहा है, हाँ वो एक बार ऊपर उठ रही, फूल रही है और फिर पिचक रही है। साइकिल की गद्दी पर
यहाँ साइकिल की गद्दी में लगी कमानी है, जो कमानी होती है नीचे गद्दी पर बैठकर। बल कैसे लगाएंगे हम इस पर? गद्दी पर बैठकर। क्या इसकी गति की दिशा में परिवर्तन होगा? हाँ, ये ऊपर नीचे होती है। क्या इसकी आकृति में परिवर्तन? हाँ, ये फैलता और सिकुड़ता है। आगे है एक हुक या दीवार पर लगी कील से लटका रबड़ या छल्ला। ये देखिए, क्या इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? हाँ, इसको हम खींचकर यहाँ ला सकते हैं, फिर छोड़कर ऊपर पहुंचा सकते हैं। आगे इन्होंने कहा एक भार लटकाकर या अपने हाथ से खींचकर आकृति में परिवर्तन होगा। हाँ, रबड़ को एक बार प्रत्यास्था के कारण उसको फैला सकते हैं, फिर उसको मोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन है। आगे कह रहे हैं टेबल 8.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूंदे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि बल, फर्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। अब यहाँ हम बल के प्रकार के रूप में संपर्क बल को देखते हैं। संपर्क बल में है पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? बिल्कुल। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते अथवा सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? आगे कहते हैं पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको फिगर 8.9 में दिखाया गया है। आगे देखते हैं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हो सकते हैं? आइए पता करें। घर्षण बल दिया गया है। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है?
क्या इन पर कोई बल लगा रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा है? यहाँ पर घर्षण बल लग रहा है और बल की दिशा वस्तु की चाल की विपरीत दिशा होती है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 9 में प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता करते हैं। असंपर्क बल के बारे में देखते हैं। चुंबकीय बल। असंपर्क बल में पहला है चुंबकीय बल। एक्टिविटी 8.6 है, छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए। फिगर 8.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों यानी रोलरों पर रखिए। जैसे कि यहाँ पर एक चुंबक लिया गया है, 3 पेंसिलों पर रखा गया है। आगे देखते हैं। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को संपर्क न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। फिगर 8.10 की तरह प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बिना संपर्क में लाए यहाँ पर अगला चुंबक गति करने लगता है। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? बिल्कुल करेगा। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करेगा? नहीं, उसके विपरीत। यह प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य कार्य कर रहा है? बिल्कुल बल कार्य कर रहा है। क्लास 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में धकेलते हैं, तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? जरूरी नहीं है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। अब हम देखते हैं असंपर्क बल में स्थिर वैद्युत बल। एक्टिविटी 8.6 है। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। फिगर 8.11 की तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे प्लास्टिक के स्ट्रॉ को एक टुकड़े को लटका दिया गया और दूसरे को उसके पास लाया गया है। आगे देखते हैं। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और उसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को संपर्क न करें। आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि अगला स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को खींचता है। अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे से समीप लाइए। अब क्या होता है आगे देखते हैं। यहाँ पे किया गया है वो एक्टिविटी आपको करके दिखाई गई है। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है, मतलब उस पर चार्ज आ गया है, आवेश आ गया है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। आप अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर गिरती हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? नहीं, बल तो लगेगा। और यह बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह बल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अभी तक हमने बल के बारे में देखा। अब हम दाब के बारे में देखते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, फिगर 8.12 की तरह। क्या आप इस बार उससे ठोक पाते हैं? बिल्कुल ठोक पाएंगे। सब्जियों को किसी कुंठित यानी ब्लंट चाकू द्वारा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए। किसमें आसानी है? तीखे चाकू से काटने में आसानी होगी। आगे देखते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? बिल्कुल। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल तथा दाब में संबंध क्या है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये दाब की परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं और दाब निकालने के फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब पहली कहती हैं, अब मेरी समझ में आया कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो अपने सिर से संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। फिगर 8.13 की तरह। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने अपने सिर पर एक कपड़ा लपेट कर रखा है। पहले इन्होंने कहा इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, क्योंकि दाब जो है प्रेशर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के एरिया के, इसीलिए। और बल जितना ही ज़्यादा होगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, इसलिए वो क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं। अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, मतलब बटे में है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही दाब कम होगा। इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? इसी कारण से। और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? कम क्यों होते? पतले क्यों होते? उनका क्षेत्रफल कम रखा जाता है जिससे दाब अधिक लगे। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब
यहाँ एक्टिविटी 8.8 है, इसको देख लेते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 5 से 7.5 यानी 5 to 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। फिगर 8.14 की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने, ये देखिए, रबड़ की सीट से उसको बांध दिया है, फिर बीच में ऊर्ध्वाधर दिशा में पकड़ा हुआ है। आगे कहते हैं, अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? फूलेगी। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ और पानी उड़ेलिए। रबड़ की सीट के फुलाओ तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप के पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? आइए देखते हैं इन्होंने आगे क्या है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी है 8.9। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। फिगर 8.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए, जैसा कि फिगर यहाँ पर आपको इस फिगर में किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इस पर नली लगाकर गुब्बारे को लगाया गया है। आगे कहते हैं इन्होंने, आगे क्या कहते हैं कि ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को एक्टिविटी 8.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की सीट से बंद कीजिए, यानी गुब्बारा भी लगा सकते हैं आप। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट क्यों फूल गई है? यहाँ पे आगे कहते हैं, बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की सीट के फुलाव में और कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की सीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श यानी दीवार में लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ की सीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? बिल्कुल। आइए इसकी और अधिक छानबीन करते हैं। एक्टिविटी 8.10 है। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। फिगर 8.16 की तरह अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? यहाँ जैसे कि इस फिगर की तरह आप बोतल में सुराख कर दीजिए चारों तरफ। उसके बाद इसमें पानी दे रखिए। क्या आप क्या देखते हैं? पानी देख रहे हैं आप, बाहर आ रहा है। क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होता है? यहाँ पर एक दिया गया, इसको देख लेते हैं पहले। जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों से मैंने पानी के फुहारों को बाहर आते देखा है। बुझो कह रहे हैं, क्या यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण है? बिल्कुल, उसके दाब के कारण ही है। इन्होंने कहा, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? नहीं। यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि इसकी वायु बाहर निकल जा रही है। क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? हाँ, तभी तो वो बाहर निकल जा रही है। स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो जाता है तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? बाहर निकल जाती है। क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? बिल्कुल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। अब हम वायुमंडलीय दाब को देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये डेफिनेशन ऊपर हम देख चुके हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, जैसा कि फिगर आपको 8.17 में। लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है, आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 8.11 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक यानी शक्कर लीजिए, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है, फिगर 8.18 की तरह। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए, जैसा कि यहाँ पे आपको दबाया दिखाया गया है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? बिल्कुल। इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके बीच वायु नहीं रह जाती। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होगा? बूझो क्या कहते हैं। यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15x15 हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? तो इसको देखते हैं। 15x15 क्षेत्रफल तथा वायुमंडलीय के ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल, जो कि होता है 2250 न्यूटन, यानी 2250 न्यूटन के बराबर होगा, जैसा कि फिगर 8.19 में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि इनके सिर पर कितना वायुमंडलीय दाब होगा, वायुमंडलीय ऊंचाई के बराबर होगा, जो कि लगभग 2250 न्यूटन के बारे में बताया गया। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है, क्या आप जानते हैं? इसको भी देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायुदाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर रखा। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। अब प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में, आप देख सकते हैं फिगर में, खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए, फिगर 11.20 की तरह। वायुदाब का वह बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पा रहे थे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बल धक्का देना यानी अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, यानी बल सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। लास्ट पॉइंट है, हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, बल तथा दाब। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।